साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो औद्योगिक संबंधों को या इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मजबूत करने की एक मजबूत कड़ी होती है और जिसका अपॉइंटमेंट या जिसकी सर्विस के रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयर प्लस राज्य सरकार, जिस भी राज्य में वो उद्योग होता है या जो भी उस पर लॉ लागू होते हैं उसके द्वारा उसके सर्विस के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सैलरी गवर्न होती है। उस पोजीशन का नाम है लेबर वेलफेयर ऑफिसर। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में यह प्रावधान है कि उसके सेक्शन 49 के तहत किसी भी फैक्ट्री जिसमें वर्तमान में आज के कंडीशन में 500 वर्कर से अधिक वर्कमैन या अधिक श्रमिक काम करते हैं तो वहां एक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। फैक्ट्री एक्ट में नंबर जो है वो जो फैक्ट्री एक्ट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उसके साथ है। फैक्ट्री एक्ट में केवल 3 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी वर्कर हैं। एक ऑक्यूपायर, फैक्ट्री मैनेजर, वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर। यदि इन 4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो एवरीबॉडी इज अ वर्कर। तो जो 500 के नंबर में गिन रहा है, इन 4 को छोड़ करके 500 को गिनना है। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। इन एवरी फैक्ट्री वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, द occupiers shall employ the factory such number of welfare officers as may be prescribed। 500 पर एक, उसके बाद फिर उसके अलग अलग रूल्स हैं। जहां नंबर बहुत ज्यादा है वहां कई वेलफेयर ऑफिसर भी हो सकते हैं। नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द ड्यूटीज, क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स एम्प्लॉयड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49। जो धारा 49 की उपधारा 1 के अनुसार जो वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए संबंधित राज्य सरकार या जो भी संबंधित सरकारें हैं वह उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी सर्विस की कंडीशंस, उसका वेतन क्या होगा, किस ग्रेड में होगा, कितने एक्सपीरियंस के साथ होगा, कब उसकी सेवाएं समाप्ति की जा सकती हैं, कब नहीं की जा सकती हैं, क्या एम्प्लॉयर स्वतः उसकी सेवा समाप्ति कर सकता है या राज्य सरकार से परमिशन लेना आवश्यक है। यह सब चीजें इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। इसीलिए यह एक पोजीशन है कि जो मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो उस उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिक हैं उनकी भलाई के लिए काम कर सकती है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग एम्प्लॉयर को भी होती है, ऑक्यूपायर को भी होती है और इसकी रिपोर्टिंग राज्य सरकार की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसको भी होती है। और इसकी यह ड्यूटी बनती है कि जो समय समय पर राज्य सरकारें अपने यहाँ वेलफेयर स्कीम्स लाती हैं उन वेलफेयर स्कीम्स का अपने उद्योग में पालन कराए। आइए अब इसकी और डिटेल समझते हैं कि एक वेलफेयर ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए वेलफेयर ऑफिसर। इसके लिए केवल 3 क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। नंबर 1, possess a degree of a university recognized by the state government on this behalf or in this behalf। उसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, he has obtained a degree or diploma in social science from any institution recognized by the state government in this behalf। जो इस काम के लिए उस राज्य सरकार ने जिसमें वह उद्योग है जिस सोशल साइंस की डिग्री या डिप्लोमा को रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है वहां से पास किया जाना आवश्यक है। तो दूसरी क्वालिफिकेशन ये है। नंबर 3, हैज एडुकेट नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। वह जिस राज्य में कारखाना है वहां की लोकल लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश में हिंदी, बिहार में मैथिली या जो भोजपुरी है, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में उनकी अपनी कन्नड़ा या कर्नाटक में कन्नड़ा, तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक के अतिरिक्त जो और साउथ के राज्य हैं उनमें जो उनकी अपनी लोकल भाषाएं हैं वो होना। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी,
राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, और हिमाचल या पंजाब में पंजाबी। तो जो जहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसका आना, उसका लिखना, उसका पढ़ना, उसका बोलना, उसका समझना, प्लस इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों को आना बहुत जरूरी है। या जो जिस राज्य में वह कारखाना है उस राज्य ने यदि कोई रिलैक्सेशन दे रखी है तो वो provided further that while preference shall be given to those having diploma in the state government may grant exemption in the suitable case until such time as better facilities in the matter training in social science are made available throughout the country। इसका मतलब यह है कि कुछ राज्यों ने अपने किसी भी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जैसे अभी उत्तराखंड नया राज्य बना है तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश के फैक्ट्री एक्ट में है वही प्रावधानों को वह भी आज भी लागू करता है। ऐसे ही और बहुत सारे धाराएं या उपधाराएं हैं जिनको जो वह राज्य सरकारें हैं, जिस राज्य में वह उद्योग है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं भी हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं भी हो सकता है, जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, जहां उसका वर्क या शॉप फ्लोर एरिया है, जहां वर्क एरिया, वहां की भाषा का, वहां के स्टेट के रूल्स का पालन होना आवश्यक है। आइए अब समझते हैं कि एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटीज क्या क्या हैं। जो फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 49 है उसमें, या जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो प्रत्येक राज्य के अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी रूल्स का नंबर देना यहाँ उचित नहीं होगा, तो उनकी बात करते हैं। तो एक वेलफेयर ऑफिसर सबसे पहले सुपरविजन करता है किन चीजों का, जो स्वास्थ्य से, जो सुरक्षा से, और जो वेलफेयर से संबंधित प्रोग्राम्स हैं, जैसे हाउसिंग है, रिक्रिएशन है, सैनिटेशन है, स्पोर्ट्स हैं, क्लब है, कॉलोनीज हैं, स्कूल्स हैं, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब का वह सुपरविजन कर सकता है। क्रचेज हैं, रेस्ट रूम्स हैं, शेल्टर्स हैं, कैंटीन हैं, या और वैसी फैसिलिटीज हैं, उनको वह सुपरवाइज कर सकता है। नंबर 2, लुकिंग आफ्टर द वर्किंग ऑफ द जॉइंट कमिटीज। जो कर्मकारों से संबंधित कमेटीज हैं, चाहे वह ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, चाहे वो वेलफेयर कमेटी है, चाहे वो वर्क्स कमेटी है, उन सब की एक्टिविटीज को कि वह सब राज्य सरकार के नियमों के अनुसार और जो मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के उनके अनुसार कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनका वह सुपरविजन कर सकता है। नंबर 3, कि प्रत्येक व्यक्ति को लीव विद वेजेस, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, चाहे वो परमानेंट वर्कर है, चाहे वो टेम्परेरी वर्कर है, चाहे कैजुअल वर्कर है, चाहे बदली वर्कर है, चाहे उसका नॉमिक्लेचर कुछ भी है, उनको यह लीव विद वेजेज, सवैतनिक छुट्टियों का या तो छुट्टियां मिल रही हैं या उनका भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 4, रिड्रेसल ऑफ वर्कर्स ग्रीवांसेस। जो उस उद्योग में कर्मकार काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी जो ग्रीवांस रिड्रेसल का प्रोसीजर है वह अपनी जगह इंटैक्ट है, ठीक से काम कर रहा है, कर्मकारों की समस्याओं का निदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, उन सब का सुपरवाइज करना, उनको इंटैक्ट अपनी जगह पर लागू कराना लेबर वेलफेयर ऑफिसर का एक प्रमुख काम है। नंबर 2, काउंसलिंग वर्कर्स ऑन, वह कर्मकारों की इन 3 मुद्दों पर काउंसिल कर सकता है। नंबर 1, पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स, जैसे कॉलोनी में 2 फैमिलीज में आपस में झगड़ा हो गया तो वह वर्कर की या उनके परिवार के जनों की काउंसलिंग कर सकता है, या कोई और विवाद हो सकता है। नंबर 2, एडजस्टिंग टू वर्क एनवायरनमेंट, जो कार्य करने का वातावरण है, कार्य करने की दशाएं हैं, उनमें यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उनको वह ठीक कराए, चाहे वो फ्यूम्स हो, चाहे वो वेंटिलेशन हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हाई साउंड हो, नॉइज हो। तो जितने भी फैक्ट्री एक्ट के सेफ्टी के प्रोविजन है या हाइजीन के प्रोविजन है, उन सबको देखना, उन सबको ठीक कराना एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर की जिम्मेवारी है। नंबर 3, वह काउंसिल कर सकता है अंडरस्टैंडिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस,
एक वर्कर के क्या तो राइट हैं और क्या उसको प्रिविलेज मिले हैं, उनके लिए उनको बता सकता है, उनको समझा सकता है, उनको एंश्योर कर सकता है। तो एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर का किसी भी संस्था में औद्योगिक संबंधों की मजबूती में बहुत प्रमुख रोल है। लेकिन वर्तमान में क्या होता है वह आप सब मुझसे बेहतर समझते हैं। नंबर 3, एडवाइजिंग द मैनेजमेंट ऑन मैटर्स ऑफ। एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर मैनेजमेंट को, प्रबंधन को इन 6 विषयों पर सलाह दे सकता है, उन्हें ठीक करा सकता है। नंबर 1, फॉर्मुलेटिंग वेलफेयर पॉलिसीज। एम्प्लॉय के लाभ के लिए, उनके हित के लिए जो नई पॉलिसी बनती हैं उनमें वह सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि वह शॉप फ्लोर पर काम कर रहे वर्करों की पल्स को समझता है। नंबर 2, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अप्रेंटिसशिप के नंबर फिक्स किए जाते हैं, किस ट्रेड में कितने लोग काम करेंगे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज होंगी, उनको कैंटीन की सुविधाएं कैसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन यदि है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वह इन सब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स पर भी, उनके वेलफेयर पर भी, उनके डेवलपमेंट पर भी वह मैनेजमेंट को सलाह दे सकता है। नंबर 3 है मीटिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस टू वर्कर्स। जो वैधानिक प्रोविजंस है किसी भी एक्ट के, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के हों, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट के हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हों, तो जो उनकी स्टैट्यूटरी मीटिंग्स हैं उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन करना और उनमें वर्कर्स के हित को ध्यान रखना, यह और उनके विकास के लिए, उनमें सद्भावना के लिए, उनमें और बेहतरी के लिए यह मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकता है। नंबर 4 है डेवलपिंग फ्रेंच बेनिफिट्स। एम्प्लॉइज के लिए या काम कर रहे कर्मकारों के लिए क्या नई सुविधाएं, क्या फ्रेंच बेनिफिट और दिए जाएं, या कुछ चीजें जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, जिनका मार्केट में कोई मतलब नहीं है, उन चीजों को हटाकर कैसे ठीक किया जाए। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में जो पानी की रख सुविधा है, जो 1 अप्रैल से प्रत्येक वर्ष शुरू होती है कि ठंडे पानी की सुविधा दी जाए, उसमें अर्थन पॉट लिखा हुआ है, जबकि आज अर्थन पॉट मिलना मुश्किल है। उसकी जगह वाटर कूलर्स आ गए हैं, या उसकी जगह वाटर प्योरीफायर्स लगा करके कूलिंग की सुविधाएं दे दी गई हैं। लेकिन एक्ट आज भी अर्थन पॉट पर रुका है, तो वह उस फ्रेंच बेनिफिट की स्कीम को ठीक कर सकता है और अपनी राज्य सरकार को वह बता सकता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बार एक लेबर इंस्पेक्टर ने केवल कंपनी में चालान इसी बात पर कर दिया कि वहां अर्थन पॉट नहीं मिले। अरे जब उससे अच्छी सुविधा उपलब्ध है और उससे बेहतर सुविधा दे रहा है, तो आप केवल उद्योग को परेशान करने की नियत से यह काम नहीं करें। तो उस समय यह है जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि को यह समझाए कि हम उससे अपनी बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। मैंने केवल एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, जो रेस्ट रूम से संबंधित हैं, जो क्रच से संबंधित हैं, जो लिव विद वेजेस से संबंधित हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, या कोई फेयर प्राइस सोप है, या हेल्थ रिलेटेड कुछ और हैं, या क्लब की फैसिलिटीज है, तो उन सब फ्रेंच बेनिफिट की, जैसे एक कंपनी ने जिम की फैसिलिटी दी, अब उस जिम में क्या क्या हो सकता है लेटेस्ट, उसके हिसाब से वह अपने विवेक को अनुसार वहां जिम में जितने भी इक्विपमेंट आ सकते हैं उनमें मदद कर सकता है। नंबर 5 जिनमें वह मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकता है, वर्कर्स एजुकेशन एंड यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, कि वर्कर को और कैसे एजुकेट किया जाए, जो कंपनी की बेहतरी के लिए, कंपनी की उन्नति के लिए, कंपनी की तरक्की के लिए, कंपनी में नई स्कीम लाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, या नए जो भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं उनकी अवेयरनेस लाने के लिए वह वर्कर्स एजुकेशन में कैसे बढ़ोतरी करे। इसके लिए भारत सरकार का एक सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, वह एक संस्था है, उसके समय समय पर अधिकारियों को बुलाकर अपने यहाँ प्रोग्राम कराए, नई नई नीतियों के बारे में, नई वेलफेयर स्कीम्स के बारे में और एम्प्लॉय अपलिफ्टमेंट के बारे में वह बताए, और उनको कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनकर उनको यह एडवाइस करे। नंबर
4 पर जो आता है डी, एस्टेब्लिशिंग लाइजन विद वर्कर्स, यह वर्कर्स के साथ भी लाइजन कर सकता है। किन किन इशुओं पर कर सकता है, यह सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। नंबर 1, अंडरस्टैंड द वेरियस लिमिटेशंस अंडर विच दे वर्क, कि मेरे उद्योग में लिमिटेशंस क्या हैं, मेरे उद्योग की सीमाएं क्या हैं, मेरे उद्योग की मैं कहां तक पालन करा सकता हूं, उनका उस लोगों को समझा है। नंबर 2, एप्रिशिएट द नीड हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द प्लांट, कि मेरे उद्योग में एक अच्छे औद्योगिक संबंधों की पहल क्यों करें, यह लोगों को समझा है। तो यह लेबर वेलफेयर ऑफिसर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वह लोगों को समय समय पर बताता है क्योंकि वह सदैव वर्कर के बीच रहता है। नंबर 3 है इंटरप्रेट कंपनीज पॉलिसीज टू वर्कर्स, जो कंपनी ने पॉलिसीज बनाई हैं, जो हेड ऑफिस ने या कॉर्पोरेट ऑफिस ने या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो बाहर से अन्य देशों से उनकी पॉलिसी जाती हैं, वह भारत सरकार के नियमों के अनुसार, भारत के काम कर रहे कर्मकारों के हित के अनुसार हैं, उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना, उनको समझाना, यह वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटी है। नंबर 4 है परसुएड वर्कर्स टू कम टू ए सेटलमेंट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट, जब भी कभी कोई ग्रीवेंस होती है या कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो यह वर्कर को मोटिवेट करे, वर्कर को एजुकेट करे, वर्कर को समझाए, वर्कर को जो राज्य सरकार की नीतियां हैं या भारत सरकार की नीतियां हैं उनके अनुसार उनके हित को कैसे साधा जा सकता है, या बाहर के लोगों के बहकावे में आकर वो अपना हित कैसे कर सकते हैं, यह सब समझाना और वर्कर को परसू करना, एक सेटलमेंट को ठीक टाइम पर करवाना या उनके ग्रीवेंस का रिड्रेसल करना, उसमें मदद करना, यह वेलफेयर ऑफिसर का प्रमुख काम है। अब नंबर ई पर आते हैं, एस्टेब्लिशिंग लाइजनिंग विद द मैनेजमेंट, वह मैनेजमेंट के साथ भी लाइजन करेगा, मैनेजमेंट के साथ भी उसकी रेपो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? एप्रिशिएट द वर्कर्स व्यू पॉइंट ऑन वेरियस मैटर्स, जब कभी मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी मीटिंग हो जिसमें वर्कर्स के इसकी बात है, तो जो वर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वर्कर की सोच है, जो वर्कर की दर्शन है, जो वर्कर का हित साधने वाली बातें हैं, उनको वह वहां ठीक से रखे और मैनेजमेंट को समझाए। नंबर 2, इंटरवीन ऑन बिहाफ द वर्कर्स इन द मैटर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत दिनों से लंबित मांगे हैं या जो मैनेजमेंट ने कुछ इशू दबाकर किन्हीं परिस्थितियों में, वह आर्थिक कारण भी हो सकता है, वह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी हो सकती है, या वह सही समय का चयन भी हो सकता है, तो यह लेबर वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वह बार बार उन प्रोसेसेस में मैनेजमेंट के साथ बैठकर इंटरवीन करे, मैनेजमेंट को समझाए कि साहब ज्यादा डिले करेंगे तो वर्कर्स इरिटेट हो सकता है या मैनेजमेंट को इन इशू पर प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसका सही समय से मैनेजमेंट को गाइड करना और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच एक ब्रिज का काम करना, दोनों की बातों में सामंजस्य पैदा करना एक वेलफेयर ऑफिसर का बड़ा काम है। नंबर 3 इसी मुद्दे पर आता है, हेल्प डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी क्वालिटी के चक्कर में सारे लेबर वेलफेयर के पॉलिसीज को, सिस्टम्स को, प्रोसीजर को तोड़ मरोड़ देते हैं, तो यह उसकी ड्यूटी बनती है कि वह उनको लेबर लॉ को समझाए, लेबर लॉ के बारे में बात बताए और एम्प्लॉयज के हित के लिए डिपार्टमेंटल हेड को या सेक्शनल हेड को या जो उस प्लांट का पर्टिकुलरली सब सेक्शन हेड हो सकता है, उन सबको ठीक से समझाए, और यदि नहीं समझता है तो मैनेजमेंट के द्वारा कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराए, so that people can understand the what kind of new labor laws has come, how they can impact their productivity and quality। तो यह सब काम भी मैनेजमेंट के साथ मिलकर लेबर वेलफेयर ऑफिसर करा सकता है। नंबर 4 है मेंटेन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द प्लांट, औद्योगिक शांति प्लांट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कारखाने के अंदर बनी रहे, उसके लिए इसका सदैव प्रयास होना बहुत आवश्यक है। नंबर 5 है सजेस्ट मेजर टू द प्रमोशन ऑफ द जनरल वेलबीइंग ऑफ वर्कर्स, यह कर्मकारों के भले के लिए क्या नई अच्छी स्कीम ला सकते हैं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग की स्कीम को कैसे दे सकते हैं,
चाहे वो एक्स ग्रेशिया को हो, चाहे बोनस का मसला हो, या किसी इंसेंटिव स्कीम का हो, उन सबको कैसे मैं लागू करा सकता हूं, कैसे वर्कर को समझा सकता हूं, दोनों के बीच ब्रिज बनाकर उसको मैं ठीक से कैसे दोनों के हित में खड़ा कर सकता हूं, यह एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटी है। नंबर एफ जो काम है, वर्किंग विद मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये दोनों के बीच में काम करे। क्या क्या काम करे? नंबर 1, मेंटेन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द प्लांट, दोनों को समझाए क्या हित है क्या अहित है, किससे भला हो सकता है किससे नहीं हो सकता है। बाहर में आउटसाइड जो वर्कर्स हैं या जो बाउंड्री आउटसाइड बाउंड्री मैनेजमेंट है, उसका इम्पैक्ट क्या मैनेजमेंट पर आ सकता है, या वो वर्कर को किस तरह गुमराह कर सकते हैं, या दूसरी इंडस्ट्री में किन अच्छी चीजों का विकास या उद्भव हो गया है, उनको मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा वर्कर जाने लगेगा। इन सब चीजों की समय समय पर समीक्षा करना, मैनेजमेंट को बताना, मैनेजमेंट के साथ उन पर चर्चा करना, यह एक बड़ा एरिया है। नंबर 2, अरेंज द प्रॉम्प्ट रिड्रेशन, शीघ्रता से जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको निपटाना और उसको लागू करवाना। नंबर 4, जो सेटलमेंट है उसको स्पीडी करवाना और उसको दोनों पक्षों में लागू करवाना। कई बार सेटलमेंट हो जाता है लेकिन लागू करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि छोटी छोटी यूनियन है, आपस में लड़कर और मैनेजमेंट को परेशान करने के हिसाब से या वर्कर को अपनी ओर खींचने के अट्रैक्ट करने के हिसाब से सेटलमेंट को डिले कराती है, तो उसको टाइमली लागू करवाए। नंबर 3 है इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेस, यह लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करे। यदि यह सब नहीं करेगा तो फिर वेलफेयर ऑफिसर का जो काम है वह अधूरा होगा। तो यह सब काम उनके हैं। आइए एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वह और समझ लें, वर्किंग विद द पब्लिक टू, एक वेलफेयर ऑफिसर, अच्छा वेलफेयर ऑफिसर, एक समझदार वेलफेयर ऑफिसर पब्लिक के साथ भी मिलकर काम करता है, और वह यह एनफोर्स कराने के लिए जो अच्छे प्रोविजंस है वेरियस एक्ट को, उनको मेहनत करता है। नंबर 1, हेल्प द वर्कर्स टू मेक द यूज ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, यह वर्कर्स को जो कम्युनिटी सर्विस मैनेजमेंट ने स्थापित किए उनकी मदद करता है कि वह कैसे उनको यूज करें। नंबर 2, it is obvious that the duties and functions of the welfare officer range from the assisting the management in the policy, यह मैनेजमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करे, असिस्टेंट दे, और एस्टेब्लिशिंग द कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, प्रत्येक वर्कर के साथ अपना संबंध, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करे जिससे वह उन चीजों को ठीक से समझ सके और अपनी समस्या का निदान या अपनी ग्रीवेंस का रिड्रेसल टाइम से करा सके। नंबर 3, जो नेशनल कमीशन की थ्योरीज हैं, केयर ऑफ द वर्कर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देयर वेल बीइंग, उनमें यह है वर्चुअली हेल्प करे, कोई डिमार्केशन ना होने दे बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शंस एंड वेलफेयर फंक्शंस। अभी क्या है कि कंपनियों में बहुत सारे नई नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, कोई एचआर कहता है, कोई आईआर कहता है, कोई पर्सनल मैनेजमेंट कहता है, कोई लेबर वेलफेयर करता है, लेकिन किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम इन टर्मिनोलॉजी से ना होने दे। और यह सॉफ्ट फ्लोर पर एक ह्यूमन मेंटेनेंस इंजीनियर की तरह से काम करे, इसको नई टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर फ्रॉम ह्यूमन साइड, ये उस तरह से काम करे। नंबर 4 है, जो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हायरार्किकल स्टेटस ऑफ दीज टू ऑफिसर्स, ये जो ऑफिसर्स में हायरार्कीज बन जाती हैं और उनकी वजह से जो एम्प्लॉयज की डेमोक्रेसी है वह खत्म होती है, उनको कम कराए और उनको ठीक कराने के लिए या तो फंक्शनल मोबिलिटी या एम्प्लॉय मोबिलिटी में काम करे। और जो एम्प्लॉय की मोनोपोली आ गई है या ब्लॉक्स बन गए हैं, जो एम्प्लॉय एक काम को करते करते मोनोटोनी भी में भी चला जाता है, उन सबको दूर करने के लिए भी यह काम करे। बार बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वर्टिकल या हॉरिजेंटल ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन होगा तो हायर पोजीशन पर जाएगा, हायर ग्रेड में जाएगा, कभी कभी वर्टिकल ट्रांसफर मोनोटोनी तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 5 है, ए वेलफेयर ऑफिसर मल्टीपर्पज ऑफिसर होता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम यदि वर्कर से संबंधित है उसमें जुड़ना, उसको दूर कराना, उसको अपनी
पूर्ण क्षमताओं के साथ, दक्षताओं के साथ समझना, मैनेजमेंट को समझाना, उसको न्याय दिलाना, यह उसकी प्रमुख जिम्मेवारी है। यदि कोई भी वेलफेयर ऑफिसर इतना काम करता है तो वहां औद्योगिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वर्तमान में, क्योंकि उसके जॉब को सिक्योरिटी है, बिना स्टेट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के उसका जॉब खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए वह या तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल जाता है या मैनेजमेंट का साथ बनकर मैनेजमेंट की हाँ में हाँ मिलाने लगता है, जिसकी वजह से शॉप फ्लोर पर काफी सारे गैप पैदा हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ निवेदन है कि जितने भी वेलफेयर ऑफिसर्स हैं वह अपने रोल को ठीक से समझें और उसका समयानुसार अपनी वैल्यू को अपडेट करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें और उन पॉलिसीजों को अपने अपने उद्योगों में लागू कराएं ताकि वहां पर औद्योगिक संबंध मधुर बने, उनकी उत्पादकता बहुत उच्च कोटि की हो, उनके माल की गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की हो, तभी उस उद्योग का नाम हो सकता है और तभी वह उद्योग भारत के उत्थान में अपना सहयोग दे सकता है। जहां यह सब नहीं होता है वहां जो नेशनल रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज होता है। बहुत सारे उद्योगों में लेबर वेलफेयर ठीक से काम करते हैं तो वहां बहुत तरक्की है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है, बहुत मैनेजमेंट और वर्कर के बीच सामंजस्य है, औद्योगिक संबंधों में बहुत शांति है, सौम्यता है, सुलभता है। और जहां उनका रोल थोड़ा लड़खड़ा जाता है वहां हमेशा कड़वाहट रहती है, हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है और दोनों एक दूसरे की अगेंस्ट बात करते हैं। तो उन चीजों को समझना इनका प्रमुख कर्तव्य है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको यह बात इतनी समझ में आई होगी और आपको अधिक समझना है तो मेरे आप चैनल पर आइए, हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और मैं आपसे यहाँ यह भी निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह पूरी कर सके, क्योंकि मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर पूर्णतः प्रयासरत है कि हम भारत में औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबकी ज्ञान में या उनके नॉलेज में बहुत विस्तृत जानकारी दें, उसको और विकसित करें ताकि संबंध मजबूत बन सके। आप हमारी मदद केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके या हमें अपनी समस्या लिखकर कर सकते हैं। आपका हमें लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे को बहुत प्रोत्साहित करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग देंगे और हमें अपनी समस्या अवश्य लिखेंगे ताकि हम आपकी हर समस्या का निदान या आपकी नॉलेज अपडेशन के लिए हम काम कर भारत को एक उच्च उत्पादकता वाला देश बनाकर अपनी इकोनॉमी को और अच्छी बनाने में सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप मेरा सहयोग अवश्य करें।